गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने फेसबुक पर मेरे जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं दी हैं। हृदय से आभार सब लोगों का। हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी ये टेलीविज़न और टेलीविज़न के जरिए जो प्रसारित जो सीरियल कल्चर है, उस सीरियल कल्चर के जरिए किस तरह की राजनीति, किस तरह की विचारधारा, किस तरह का समाज विकसित हुआ है, ये हमारा अभी बुनियादी कंसर्न है। हम लोग बड़े खुश हैं कि भारत सरकार ने एक ज़माने में रामायण, महाभारत, बुनियाद, हम लोग और भारत एक खोज, ये 5 बड़े सीरियल हैं। ये 5 बड़े सीरियल जब लॉन्च किए तो इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को एंगेज किया, बड़े पैमाने पर लोगों ने इन सीरियल्स को देखा और हम लोगों ने तरह तरह से, जो मीडिया विशेषज्ञ उन्होंने तरह तरह से इसकी अंतर्वस्तुगत मीमांसा की। सीरियल्स के जो सामाजिक राजनीतिक जो परिणाम निकल सकते हैं टेलीविज़न के, और खासतौर पर हिंदी टेलीविज़न के आने के जो परिणाम निकल सकते हैं सामाजिक राजनीतिक, उन परिणामों की गंभीरता से कभी मीमांसा करने की कोशिश नहीं की गई। और ये अपने आप में एक चैलेंज है, अभी भी एक चैलेंज है, क्योंकि अभी भी हम लोग वो मीमांसा करने के लिए तैयार नहीं है। एशियाड के खेलों के बाद में जिस तरह से राष्ट्रीय प्रसारणों की शुरुआत हुई और हिंदी के टेलीविजन चैनलों की शुरुआत हुई, हिंदी के टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई, उसमें टारगेट एरिया हिंदी भाषी क्षेत्र ही थे। बाद में इसको दूसरी भाषाओं में चैनल्स को विकसित किया गया, उनका प्रसारण शुरू हुआ। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में जो चैनल प्रसारण शुरू हुए, उन चैनल प्रसारणों के जरिए जिस तरह की चुनौती और समस्याएं खड़ी की गई, वे समस्याएं बहुत गंभीर हैं और वे आज एकदम सरफेस पर हैं और सिर पर खड़ी हैं। एक तो बुनियादी चीज मैं कहना चाहता हूं कि टेलीविजन एज ए मीडियम, वो चाहे जिस देश में, जिस समाज में, जिस स्थिति में लागू किया जाए, अनेक टेलीविजन की टेक्नोलॉजी के जो बड़े सिद्धांतकार हैं जिन्होंने दुनिया में काम किया है, ये छोटे भैया नहीं जो हमारे बीच में रहते हैं, उन सभी जो टेक्नोलॉजी की नेचर को जानते हैं, उन्होंने एक बुनियादी बात की तरफ ध्यान खींचा है कि टेलीविजन का जहां भी प्रसारण शुरू हुआ और टेलीविजन का नेटवर्क जहां पर भी गया, टेलीविजन बाय नेचर एक कंजर्वेटिव मीडियम है। उसका जहां पर भी प्रचार प्रसार हुआ वहां उसने कंजर्वेटिव और अनुदार जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया, कंजर्वेटिव आदतों का प्रचार प्रसार किया और एक कंजर्वेटिव माहौल तैयार किया, यानी समाज में तरह तरह के अनेक घेटों तैयार किए। जो लोग ये कहते हैं कि टेलीविजन के आने के बाद में समाज में खुलापन आएगा, समाज में घेटों चले जाएंगे, वे लोग गलत कहते हैं। अमेरिका में तो टेलीविजन का नेटवर्क इतना विशाल है और पावरफुल है कि कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। और उसी के पैरेलल पूरे पूरे अमेरिका में गोरे और काले के बीच में, गोरे और अश्वेत लोगों के बीच में जो विभाजन है, सांस्कृतिक विभाजन है, राजनीतिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन है, वो एकदम चुभने वाला है। अमेरिका के समाज में एक नहीं हजारों घेटों मिलेंगे आपको, घेटों मिलेंगे आपको। हम लोग ये भूल ही गए कि टेलीविजन की कल्चर एज ए टेक्निक, एज ए मीडियम, मैक्लुहान जिसे कहते हैं कि टेलीविजन की अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है,
टेलीविजन की टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, टेलीविजन का कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है। टेलीविजन का कम्युनिकेशन कौन सी चीज निर्मित करता है, यह चीज हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। जबकि वास्तविकता यह है, टेलीविजन का जहां जहां प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं आप? सोवियत संघ में सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क हुआ करता था जब सोवियत संघ यूनाइटेड था। सोवियत संघ में कोई पतनशील संस्कृति बाहर से प्रक्षेपित नहीं की गई। सोवियत संघ में विज्ञापन नहीं आते थे टेलीविजन पर। तो सोवियत संघ पहला देश था जिसने कि घर घर टेलीविजन नेटवर्क पहुंचाया, और सोवियत संघ दुनिया का पहला बड़ा देश था जो कि 10 राष्ट्रों में विभाजित हुआ। अगर टेलीविजन राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे बड़ा मीडियम हो सकता था तो सोवियत संघ का तो विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। सोवियत संघ के मीडिया के सिद्धांतकारों में इस बात को लेकर गंभीर बहसें हुई हैं। तो जो हमारे बीच में मीडिया के ज्ञानी घूमते हैं अपनी गठरी लिए ज्ञान की, उनसे पूछो कि यूनाइटेड सोवियत संघ क्यों बिखर गया। वहां तो सिर्फ एक ही तरह का चैनल था और एक ही तरह की चीजें थी, और वहां एक से एक शानदार कार्यक्रम आते थे। अरे अभी ये बच्चों के कार्यक्रम तो कुछ नहीं है। सोवियत संघ के जो बच्चों के कार्यक्रम हुआ करते थे वो इतने क्लासिकल और शानदार हुआ करते थे कि आज भी उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता उनके साथ में। कोई अभी बच्चों के वैसे कार्यक्रम बनाता ही नहीं है। सोवियत संघ ने सिनेमा का जो मानदंड बनाया सारी दुनिया में, वैसा मानदंड बना ही नहीं पाए लोग। लेकिन सोवियत संघ नहीं जानता था कि जो टेलीविजन का नेटवर्क वो घर घर पहुंचा रहा है, वही टेलीविजन का नेटवर्क एक दिन गले की हड्डी बनेगा और समाज के विभाजन का और विघटन का कारक बनेगा। और सोवियत संघ में नफरत, रूसी जाति और गैर रूसी जातियों के बीच में नफरत क्लाइमैक्स पर थी। तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि टेलीविजन एज ए मीडियम, उसकी जो आइडियोलॉजिकल भूमिका है उसे आप कम करके मत देखिए। हिंदुस्तान में जब टेलीविजन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण शुरू हुआ एशियाड के खेलों के बाद, तो हमें नहीं मालूम था कि यह अब हिंदुस्तान कैसा बनेगा और खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र कैसे बनेंगे। जिस समय हिंदुस्तान में टेलीविजन लॉन्च किया गया उस समय कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज्य था पूरे देश में। टेलीविजन का एक्सपेंशन ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, टेलीविजन का प्रसारण ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, कांग्रेस लगातार सिकुड़ती गई। ठीक वैसा ही हुआ जैसे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी सिकुड़ती गई और आज कम्युनिस्ट पार्टी को 4% वोट मिलते हैं। टेलीविजन की भी एक पॉलिटिक्स है, और टेलीविजन की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स है। आमतौर पर टेलीविजन देखते समय, टेलीविजन पर बात करते समय, टेलीविजन की जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स की हम अवहेलना करते हैं। टेलीविजन के जो पॉलिटिकल डायमेंशन है इसकी अवहेलना करते हैं। हमारे यहां भी लोगों ने की। मैं पहली चीज जो रखना चाहता हूं वो ये कि टेलीविजन को सिर्फ एक कम्युनिकेशन के मीडियम के तौर पर न देखें, बल्कि टेलीविजन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जातीय, नस्लीय असर होते हैं, उन्हें ध्यान में रखें। हिंदी के जो चैनल आए, हिंदी का जो मीडियम आया, हिंदी का जो 4 सीरियल आदर्श सीरियल हैं, बहुत अच्छे सीरियल हैं। रामायण, महाभारत, बुनियाद, हम लोग। टेलीविजन के प्रसारण के पहले एक और चीज थी, रेडियो का नेटवर्क था। रेडियो का प्रत्येक बड़ी भाषा और बोली के क्षेत्र में एक अच्छा स्टेशन था जहां से उसके प्रसारण होते थे। लेकिन जब हिंदी भाषी चैनल लॉन्च किया गया तो सबसे पहली क्षति, कैजुअलिटी हुई दृश्य माध्यमों में हिंदी भाषी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों और भाषाओं की।
हिंदी भाषी क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहां पर एक खास तरह का एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, सबको एकसार बनाने की कोशिश इस टेलीविजन ने शुरू की और इसका दुष्परिणाम निकला। टेलीविजन के आने के बाद पिछले 40-45 साल में जो चीजें घटी हैं वो साधारण चीजें नहीं घटी हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र पहला क्षेत्र था जहां राज्यों का विघटन हुआ और 3 नए राज्य बने। अगर भाषाई स्थानीय अस्मिताओं की उपेक्षा अवहेलना टेलीविजन न करता तो शायद यह स्थिति ना आती। टेलीविजन के एक्सपेंशन ने, और खासतौर पर हिंदी टेलीविजन के एक्सपेंशन ने, हिंदी टेलीविजन के एक्सपेंशन के बाहर क्षेत्रीय चैनलों का भी विकास हुआ, जैसे तमिल है, मलयालम है, बंगला है, तेलुगु है। तो ये तमिल, तेलुगु, बंगला, मलयालम और हिंदी, इन चैनलों के बीच में कॉमन सी चीज कौन सी है? जो ये चैनल आए, इन चैनलों के जरिए जो सीरियल्स आए, जो चरित्र आए, वे कौन से हैं? आप अध्ययन कीजिए, आपको बड़ी मजेदार चीज मिलेगी। इन सभी चैनलों ने बड़े पैमाने पर मिथकी चरित्रों और मिथकी आख्यानों या पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित सीरियल बनाए। वो बंगला में भी बने, वो तमिल में भी बने, वो तेलुगु में भी बने, और हिंदी में तो आदर्श रामायण और महाभारत थे ही हमारे पास। कम्युनिकेशन के माध्यमों में, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यमों में, पौराणिक मिथकीय चरित्रों का संप्रसारण सामाजिक विभाजन को तेज करता है, सामाजिक विभाजन को रोकता नहीं है। अब आप यहां से देखिए कि जो बंगला के चैनल हैं, जो तेलुगु के चैनल हैं, जो मलयालम के चैनल हैं, जो तमिल के चैनल हैं और जो हिंदी का चैनल है, ये 5 चैनल रख लीजिए आप जरा गौर कीजिए, क्या इन चैनलों में जो मिथकी चरित्र दिखाए गए वे सब हिंदू कल्चर और हिंदू संस्कृति के चरित्र थे? जबकि इन 5 राज्य क्षेत्रों में जहां ये भाषाएं बोली जाती हैं, वहां गैर हिंदू जातियों का, धर्मों के मानने वालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो मजाल है आपको बंगला के चैनल में, मलयालम के चैनल में, हिंदी के चैनल में मुसलमान और इस्लाम धर्म पर केंद्रित सीरियल मिल जाए। काला जल और एक आध सीरियल ऐसे हिंदी में बस एक आध बार या एक आधी चीज है गिनती की। कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की गई और प्रस्तुत की गई? ये अचानक सारे देश में हिंदू का उभार, हिंदू संस्कृति और समाज के हिंदूकरण का जो उभार दिखाई दे रहा है, इस उभार की परिस्थितियां और इस परिवेश तैयार करने में टेलीविजन कल्चर की केंद्रीय भूमिका है। आप कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में सबसे पहले सीरियल कल्चर शुरू हुई हिंदुस्तान में, वह तमिलनाडु जिस तमिलनाडु में दलितों का आंदोलन सबसे पावरफुल था, दलित सबसे पावरफुल थे, लेकिन पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है कि वह सबसे ज्यादा उत्पीड़न सवर्ण जातियों के लोगों ने अगर किसी का किया है तो वो दलितों का किया है। लगातार हमले बढ़े हैं दलितों पर। आप इंटरनेट पर जाइए और सर्च कीजिए कि पिछले 30 साल में तमिलनाडु में दलितों पर कितने हमले हुए हैं। टेलीविजन की बुनियादी खूबी है कि वह जो आपकी जो नवजागरण की जो उपलब्धियां हैं, मैंने पिछली बार यह बात कही थी, उन उपलब्धियों को वो एकदम समेट देता है।
क्योंकि वह एक नए किस्म की मॉडर्निटी, नए किस्म के रिवाइवलिज्म, इन दो को वो अपना विषय केंद्रीय विचारधारा बनाता है। मैं कलकत्ते में रहा हूं तो मैं वर्षों का अपना करीब 30 साल 28 साल में रहा हूं वहां। और उसके पहले जब हम लोग जेएनयू में पढ़ते थे, टेलीविजन के आने के बाद में सबसे बड़ा प्रश्न था पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के बीच में। विभिन्न राज्य सरकारें अपने लिए दूसरे चैनल की मांग कर रही थीं। लगातार यह कहा गया कि राज्यों को अलग से चैनल दिया जाए। केंद्र राज्य संबंधों में जो बहस थी, उस बहस में चैनल होना चाहिए राज्यों का, इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे और डिमांड उठी। और बंगला में तो इतनी हेट्रेड थी हिंदी भाषियों के लिए और हिंदी चैनलों के प्रति कि कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। जो लोग रामायण रामायण करते हैं और कहते हैं कि रामायण ने हिंदुस्तान को जोड़ा, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, रामायण ने हिंदुस्तान को, और खासतौर पर टेलीविजन की रामायण ने हिंदुस्तान को जोड़ा नहीं, तोड़ा है। आप सोचिए, हिंदी चैनल हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर कहीं दिखाए नहीं जाते और देखे नहीं जाते। सिर्फ हिंदी भाषी लोग देखते हैं, गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी चैनल नहीं देखते। रामायण को सिर्फ हिंदी भाषी लोग देखते हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जम्मू कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम राज्यों में हिंदी के चैनल नहीं देखे जाते। हिंदी के चैनलों में जो सीरियल आते हैं वो ज्यादातर नहीं देखे जाते। खबरें तो एकदम नहीं देखी जाती। रहा है कि हिंदुस्तान में जब हिंदी के राष्ट्रीय डीडी न्यूज की खबरें आती थी, कंपलसरी करना पड़ा था भारत सरकार को कि राज्य दिखाएं। और वास्तविकता यह थी कि राज्य उस समय चैनल हिंदी की खबरें नहीं दिखाते थे। तो हिंदी का जो सबसे बड़ा जो खेल, हिंदी का प्रचार होना चाहिए, लेकिन हिंदी का सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषाई प्रतिस्पर्धा या विभाजन के लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। टेलीविजन चैनल और खासतौर पर हिंदी के टेलीविजन चैनल को जिस तरह से कांग्रेस ने प्रमोट किया, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस ने नीति लागू की और कांग्रेस ने की नीतियों के अनुरूप ये सारे चैनलों का विस्तार हुआ। और सबसे बड़ी क्षति किसकी हुई? सबसे बड़ी क्षति उसमें कांग्रेस की हुई। कांग्रेस लगातार आउट होती चली गई विभिन्न राज्यों से। क्यों? तो कांग्रेस के लोग मीडियम को आइडियोलॉजिकली नहीं देखते थे, वे सिर्फ एक चीज देख रहे थे। हमने टेलीविजन की जो शुरुआत की, उस टेलीविजन की शुरुआत के पीछे हमारा क्या लक्ष्य था? हमारा लक्ष्य यह नहीं था कि हिंदुस्तान एक हो, हमारा लक्ष्य यह था कि बाजार के लिए एक मीडियम तैयार किया जाए जो उपभोक्तावादी कल्चर के विकास में हमारी मदद करे और विज्ञापनों के प्रचार प्रसार में मदद करे। हमने बाजार की जरूरतों को देखा, हमने हिंदुस्तान की जरूरतों को नहीं देखा। किस तरह का तनाव था वो जब ये चैनल शुरू किए गए, इनका विस्तार किया गया। जो लोग पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, कल्चर जानते हैं, वे लोग जाने देखें कि किस तरह से पूरे देश में केंद्र राज्य संबंधों में टकराव शुरू हुआ और पूरे सरकारिया कमीशन को बनाना पड़ा। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट उस टकराव से भरी पड़ी है। टेलीविजन आने के बाद में हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं था जहां राज्यों के विभाजन की मांग न उठी हो। एक भी राज्य नहीं था ऐसा। और टेलीविजन के आने के बाद सबसे जो बड़ी कैजुअलिटी हुई वो क्या हुई कि जो भाषाई कम्युनिकेशन के लिए, भाषाई वैविध्य को बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक वैविध्य को बनाए रखने के लिए जो हमने रेडियो का नेटवर्क सारे देश में विकसित किया था, वो नेटवर्क एकदम अप्रासंगिक हो गया।
मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि टेलीविजन के एक्सपेंशन और टेलीविजन के राष्ट्रीय निर्माण के पीछे यह था कि एशियाड के खेलों के समय कैसे मार्केटिंग की जाए विज्ञापनों की और वस्तुओं की। मिसेस गांधी की हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं ना, तो वो जो प्रशंसा करते हैं वो जरा आंख में आंख डालकर देखें कि मिसेस गांधी ने एशियाड के लिए जो खेलों का प्रदर्शन शुरू किया, उस प्रदर्शन में एक चीज थी, बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी, याद दिलानी बहुत जरूरी है। वो एशियाड के खेलों के प्रदर्शन के उद्घाटन समारोह में रविशंकर के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर एक संगीत का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सबसे पहले हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर ड्रम बजाए गए। पहली बार हमारे बीच में ड्रम की कल्चर दाखिल हुई, और वो किसके जरिए दाखिल हुई? एशियाड के खेलों के जरिए। कई सौ ड्रम एक साथ बजाए गए और उसका क्या नाद था, क्या ध्वनि थी उसकी, क्या खुश थे हम लोग। हमने सोचा ही नहीं कि भविष्य में जो पूरा का पूरा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो ड्रम की कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। लीड किसे किया इसने? हिंदुस्तान के सबसे बड़े शानदार संगीतकार ने, रविशंकर ने। ड्रम की कल्चर, ड्रम का म्यूजिक सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है। जिन्होंने संगीत पर काम किया, संगीत के इतिहास पर काम किया है। ड्रम की कल्चर एक तरह से आपकी जो सांस्कृतिक संगीत की परंपराएं, उनका निषेध करती है। ये जो अभी डीजे है ना, डीजे जो आपके हर गली और मोहल्ले में बज रहा है, ये ड्रम की कल्चर के हम जनक थे, जो एशियाड के साथ आया और उसका राष्ट्रीय प्रसारण हुआ। और हमने पूरे के पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री का चरित्र ही बदल दिया, पूरे के पूरे सिनेमा उद्योग का चरित्र बदल दिया, हमने पूरी की पूरी ऑडियो इंडस्ट्री का चरित्र बदल दिया। और हमने किसे प्रमुख बना दिया? ड्रम की कल्चर। कभी मौका लगा तो बात करूंगा ड्रम की कल्चर ने क्या, कहां, किस तरह से रायता फैलाया है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि टेलीविजन जब आया और टेलीविजन के राष्ट्रीय प्रसारण जब आए, और एशियाड से चूंकि इसकी शुरुआत हुई थी, तो हमें देखना होगा कि एशियाड में कैसी कौन सी चीज घटी। एशियाड के राष्ट्रीय प्रसारण का लक्ष्य इंदिरा गांधी को तो चमकाना था ही, लेकिन असल चीज थी हिंदुस्तान के लिए, जो कंपनियां, उनके लिए विज्ञापन का एक राष्ट्रीय मीडियम देना। इसका राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता, उसके बचाने, उसके समृद्ध करने से कोई इसका लेना देना नहीं था। वो सिर्फ उसके आवरण मात्र थे। तो टेलीविजन के आते ही पहला जो बलिदान हुआ वो रेडियो का हुआ, दूसरा बलिदान हुआ भाषाई वैविध्य और उसके कम्युनिकेशन का। एक अन्य चीज, ये जब टेलीविजन का जो कम्युनिकेशन शुरू हुआ हिंदी भाषी क्षेत्र में, और खासतौर हिंदी चैनलों के जरिए, जैसा कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो चैनल हैं, हिंदी के चैनल, आप ये सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र में ऐसे कौन से लड्डू लटके हुए हैं जहां ये भाजपा इतनी ताकतवर हुई और बीजेपी और आरएसएस इतना ताकतवर हुआ। ताकतवर थी कांग्रेस, लेकिन टेलीविजन का एक्सपेंशन जो जो बढ़ता गया, टेलीविजन के कंज्यूमर जो जो बढ़ते गए, आरएसएस के मेंबर उतने ही बढ़ते गए, कांग्रेस खत्म होती चली गई। हिंदी भाषी क्षेत्र में सभी दल रह सकते हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी भी रह सकती है, वहां समाजवादी पार्टी भी रह सकती है, यानी जातिवादी पार्टियां रह सकती हैं, सांप्रदायिक पार्टियां रह सकती हैं, और दूसरी पिछड़ी पार्टियां और कल्ट धार्मिक नेता रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं रह सकती। क्योंकि हिंदी भाषी जो चैनल थे, उनसे जो कल्चर प्रमोट की गई, वो कल्चर एकदम रिएक्शनरी कल्चर थी।
वह कल्चर एकदम हिंदूकरण की कल्चर थी। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। जो लोग बुनियाद हम लोग रामायण और महाभारत की प्रशंसा करते हैं, वे लोग थोड़ा गंभीरता से सोचें कि रामायण महाभारत बुनियाद हम लोग में कितने मुस्लिम चरित्र और कितने मुस्लिम आख्यान हैं। हिंदू चरित्र, हिंदू आख्यान, हिंदू नरेटिव अगर नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो नीचे कौन सी चीज पैदा होगी? सांप्रदायिक विभाजन पैदा होगा कि नहीं होगा? सांप्रदायिक अलगाव पैदा होगा कि नहीं होगा? हुआ। और आज वो बिल्कुल एकदम राक्षस की तरह सामने खड़ा हुआ है सांप्रदायिक विभाजन। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिस उत्तर प्रदेश में 20%, 24%, जिस बंगाल में 30% मुसलमान रहते हैं, जिस केरल में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं, जिस तमिलनाडु में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं, वहां मुस्लिम चरित्र मेन स्ट्रीम मीडिया से और खासतौर पर टेलीविजन चैनलों से क्यों गायब हो गए? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? कांग्रेस के लोग इतने अनुभवी नहीं हैं, वो मास्टर हैं। समाज के हिंदूकरण की प्रक्रिया का सबसे बड़ा दायित्व टेलीविजन के जरिए अगर किसी के कंधे पर जाता है, इस समाज को कोमल बनाने का दायित्व किसी के ऊपर जाता है, तो वह कांग्रेस है। बीजेपी ने तो सिर्फ वह फसल काटी है। हर व्यक्ति के अंदर टेलीविजन के आने के पहले इतना हिंदू नहीं था। हिंदुत्व को लेकर इस तरह की मुठभेड़ें नहीं थी। दोस्त दोस्त थे, लेकिन अब दोस्त दुश्मन बन गए। हमारे यहां जेएनयू में लोग पढ़ते थे, हमारे साथ में पढ़ते थे, आरएसएस के लड़के भी थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों के बीच में संवाद बंद हो गया हो। मथुरा में भी, जहां मैं अभी हूं, वहां पर भी जब हम छात्र राजनीति करते थे, टेलीविजन नहीं था, लेकिन संवाद था। अभी तो स्थिति है, जो सेकुलर लोग हैं वे ही अब हिंदू बने जा रहे हैं और अपने सेकुलर दोस्तों को छोड़ रहे हैं। टेलीविजन की कल्चर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हेट पैदा करती है और अलगाव पैदा करती है, जान लीजिए आप। और यह काम वो प्रचंड तरीके से करती है। देखते आप हम लोग हैं, लेकिन बनते पराये लोग हैं। एक जमाने में जो सोशलिस्ट थे डीपी मुखर्जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, और वो कही थी उपन्यास के संदर्भ में, लेकिन वो चीज उपन्यास पर जितनी लागू होती है उतनी टेलीविजन के सीरियल के कैरेक्टर्स पर भी लागू होती है। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर उपन्यास का मूल्यांकन करना हो तो आपको चरित्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके जरिए आप उसकी विचारधारा और उसकी सांस्कृतिक परिणतियों को जान सकते हैं। अब टेलीविजन में जो सीरियल दिखाए जा रहे हैं, अभी भी जो दिखाए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स में, आप जरा ऑडिटिंग कीजिए, उसमें कितने चरित्र ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि 99 और 1 का रेशो है। शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई कैरेक्टर मिले जो मुस्लिम कैरेक्टर हो। सो दिमाग कैसा यार हुआ? हिंदू मन, हिंदू तन, तब हिंदू राजनीति होगी। ये बारूद फैलाई है ना, तो बारूद में तो उड़ना होगा इस देश को। क्योंकि हमने टेलीविजन के बारे में विवेक पैदा नहीं किया, टेलीविजन के बारे में समझ पैदा नहीं की, हमने टेलीविजन के बारे में अंधभक्ति पैदा की। तो टेलीविजन के बारे में जब अंधभक्ति पैदा की है, तो टेलीविजन से जो भी कहा जाएगा लोग आंख बंद करके मानेंगे। अगर कहा जाएगा दिया जलाओ तो लोग दिया जलाएंगे, कहा जाएगा कुएं में कूदो तो लोग कुएं में कूदेंगे, अगर कहा जाएगा राम रहीम ईमानदार है और भक्त है तो हजारों औरतें निकल के कहेंगी कि वो रेपिस्ट नहीं है, वो भक्त है, भगवान का भक्त है। टेलीविजन कौन लोग देखते हैं?
जो टेलीविजन देखते हैं वे लोग तमाम किस्म के कानून भंजकों पर जान देने के तैयार हैं सड़कों पर निकलकर। टेलीविजन ने एक ऐसा क्राउड पैदा किया है, आपने देखा नहीं आसाराम बापू के लिए कैसी जान दे रहे थे लोग, राम रहीम के लिए कैसी जान दे रहे थे लोग। हजारों औरतें निकल आई। हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में कहीं देखा है कि रेप की घटना हो औरतों के साथ में और रेपिस्ट के पक्ष में हजारों औरतें सड़क पर निकल आए? यह सिर्फ हिंदुस्तान में संभव है क्योंकि हिंदुस्तान में कानून भंजन एक वैध काम है, यह अवैध नहीं है। तो टेलीविजन ने जो एक नया संसार रचा, एक नया नागरिक बनाया, वो ऐसा नागरिक है जो कि हिंदुस्तान के संविधान की परिकल्पना के एकदम बाहर है, एकदम कास्टिस्ट, एकदम कॉम्युनल। और ये कास्टिज्म और कम्युनिज्म पिछले टेलीविजन के एक्सपेंशन के बाद बढ़ा है, घटा नहीं है। हर जगह बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बंगाल में नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में नहीं बढ़ा। आप जाइए आंध्रा में नहीं बढ़ा, आप जाइए वहां पर जो ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों में किस तरह के टकराव हैं आपको दिखाई देगा। आप केरल में जाइए वहां दिखाई देगा। टेलीविजन की एक विचारधारा होती है, टेलीविजन की एक पॉलिटिक्स होती है, और टेलीविजन का काम है सांप्रदायिक नस्ली विभाजन तैयार करना। राष्ट्रीय एकीकरण उसका लक्ष्य नहीं है। एक और बहुत ही अजीब ट्रेजेडी है कि आप सीरियल देखते हैं, मैं भी देखता था, घंटों देखते हैं हम लोग। सीरियल की कल्चर जो विकसित हुई, सीरियल की कल्चर से संस्कृति बोध पैदा नहीं होता। सीरियल की कल्चर से देखने वाले का मन कल्चर को लेकर भरता नहीं है, बल्कि होता यह है जिन लोगों ने सीरियल पर काम किया है, उसका मूल्यांकन किया है, उनमें से अधिकतर लोग इस पर एक मत हैं कि सीरियल को देखने वाले लोग आमतौर पर संस्कृति शून्य होते हैं। घर में टीवी चल रहा है और टीवी देख रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है हम कल्चर्ड भी बन रहे हैं। टीवी के देखने वाले अमूमन संस्कृति शून्य होते हैं, और ये चीज बार बार प्रूव हुई है। कल भी हुई थी और अभी बार बार होगी, क्योंकि एक दैत्य तैयार किया है हमने। उसमें दोष पीएम का नहीं है, पीएम तो निमित्त मात्र हैं। अब टीवी बंद कर दीजिए, हम देखते हैं कितने लोगों तक बात पहुंचती है। टीवी अगर चलता रहेगा तो हिंदू बनता रहेगा, हिंदूकरण और हिंदू संस्कृति का विकास होता रहेगा, और आपके घर में सामाजिक विभाजन होता रहेगा, क्योंकि टेलीविजन आपके घर में, आपके बिस्तर में, आपके कानों पर रहता है। बीजेपी रहे या न रहे, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता रहेगी, क्योंकि वह टेलीविजन का एक खास खाद्य है। टेलीविजन इसके बिना अपना वैचारिक कार्य व्यापार संपन्न नहीं करता। एक अन्य पहलू कह के मैं ये फिलहाल की बातचीत जो है रोकूंगा। टेलीविजन के जब चैनल आए, और खासतौर पर हिंदी के जब चैनल आए, तो हिंदी के चैनलों के आने के बाद में कौन सी चीज सामने आई? ये कहा गया कि ये जो चैनल है ये भारतीय आइडेंटिटी, भारतीय अस्मिता के प्रतीक है। मुश्किल ये थी कि ये सारे के सारे हिंदी के जो चैनल थे ये हिंदी के थे, ये हिंदी की अस्मिता के प्रतीक कहे जाते, तब भी एक बात सीमा तक ठीक थी। लेकिन हिंदी के चैनलों को भारतीय अस्मिता के प्रतीक के तौर पर रेखांकित किया गया, बार बार अंडरलाइन किया गया कि राष्ट्रीय एकीकरण की एक ही भाषा है, राष्ट्रीय एकीकरण के एक ही चैनल हैं, और वह है डीडी। बुनियादी तौर पर एसेंशियली ये बात गलत है। अस्मिता के आधार पर, और खासतौर पर भाषाई अस्मिता के आधार पर,
वैविध्यपूर्ण भाषाई देश में आप कोई भी एकीकरण नहीं कर सकते। हिंदी तो एकदम एकीकरण की भाषा नहीं बन सकती थी भारत में, आज भी नहीं है। बल्कि हुआ उल्टा, ये भाषाई कम्युनिकेशन जितना बढ़ा उतना ही भाषाई टकराहट बढ़ी, और वो टकराहट आज अपने क्लाइमैक्स पर। आप मेरे कहने से आप तमिलनाडु के किसी भी जिले में जाइए, मैं पिछले कई सालों से लगातार तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, इन तमाम के जिलों में मैं घूमा हूं, और मैं सरकारी विजिट पर नहीं जाता, मैं अपने पैसे से घूमता हूं, अपने पैसे से लोगों से मिलता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। मैं जितनी भी होटल में टिका, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे वो 3 स्टार होटल हो, चाहे वो किसी का घर हो, जहां की केबल है, केबल ऑपरेटर आपको हिंदी के चैनल नहीं देता है, 2-1 चैनल देता है, हिंदी के चैनल नहीं देता। जो कंपलसरी कर दिए चैनल वह देता है भारत सरकार के, जो क्योंकि भारत सरकार की स्थिति क्या हुई, एक स्टेज यह आई कि भारत सरकार को कानून बना के अनिवार्य करना, ये चैनल तो आपको दिखाने होंगे, क्योंकि साउथ के लोग चैनल नहीं दिखाते थे आप भारत के। तो आपने कैसा समाज तैयार किया जहां कि भारत में ही भारत के चैनल न दिखाए जाएं, क्योंकि हिंदी के नाम पर जो आक्रामकता आई, भाषाई आक्रामकता आई, सांस्कृतिक आक्रामकता आई, ये कोई सहन करने के लिए तैयार नहीं था। रामायण और महाभारत उस भाषाई और सांस्कृतिक आक्रामकता के उपकरण के तौर पर आए सामने। इसलिए जब रामायण भी दिखाया जाता था तो साउथ में चैनल बंद कर देते थे। अभी भी रामायण दिखाया जा रहा तो सर्वे कर लीजिए, कोई नहीं देख रहा उसे। ये हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कि कुल मिला के हिंदू बना दिए गए या हिंदू हैं, उन्हीं को उस मिथक में मजा आता है और देखते हैं। हमने भाषाई सांस्कृतिक वैविध्य को कभी महत्व ही नहीं दिया कि वह डिसइंटीग्रेट कैसे हो रहा है। और भाषाई सांस्कृतिक वैविध्य का डिसइंटीग्रेशन अल्टीमेटली कांग्रेस के डिसइंटीग्रेशन और सफाई में कन्वर्ट हुआ। 2 लोग सफाया हुआ इसमें, कांग्रेस का भी सफाया हुआ और वामपंथियों का भी सफाया हुआ। जो थोड़ा बहुत था वामपंथियों का आधार, वो भी इस बीच में खत्म हुआ। क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम मीडियम को देखने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मेरा आशय यह है कि आप टेलीविजन को देखते समय देखिए कि टेलीविजन ने किस तरह का सांस्कृतिक भूगोल बनाया है, किस तरह की ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी क्रिएट की है उसने। वो भूगोल का जो नक्शा जो आप देखते हैं ना, क्लास में पढ़ाते हैं और देखते हैं कि बेटा ये यहां राजस्थान है, या बंगाल है, ये आसाम है, ये देखना बंद कर दीजिए। टेलीविजन ने किस तरह का कल्चरल ज्योग्राफी का मैप तैयार किया, इसे देखिए, आपको रियल भयावह हिंदुस्तान दिखाई देगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कहीं पे भी कोई भी हिंदी का चैनल नहीं दिखाया जाता। क्या डिमांड है लोगों की? हम कभी भी इन चीजों को आंख खोल के देखना क्यों नहीं चाहते? हम क्यों नहीं बातचीत करना चाहते? हुआ यह है कि ये जो नए किस्म का जो सांस्कृतिक भूगोल तैयार किया है टेलीविजन ने, इस सांस्कृतिक भूगोल की एक सांस्कृतिक आंधी भी है। अभी तो मेरे ख्याल में 450 के करीब ऊपर ज्यादा ही चैनल हैं, और जिसमें 130 से ज्यादा जो है न्यूज चैनल हैं। और अभी सबसे ज्यादा प्रबल कौन सी ताकत है? हिंदुस्तान का संविधान प्रबल नहीं है, हिंदुस्तान का वाम प्रबल नहीं है, हिंदुस्तान का लिबरल भी प्रबल नहीं है,
हिंदुस्तान का जो सबसे रिएक्शनरी एलिमेंट है वो ताकतवर है, और वो इतना ताकतवर है कि किसी की भी सरकार आए वो मजबूर है प्रतिक्रियावादी मध्य वर्ग के अनुरूप काम करने के लिए, वहां जहां जो भी आए। ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिरों में सिर्फ दीपक जलाते हुए यही लोग घूम रहे हैं, और भी लोग घूम रहे हैं। समझने वाली चीज है कौन सी, कि टेलीविजन के एक जरिए जो कल्चर प्रमोट की गई, जो कल्चरल मैप तैयार किया गया, वह कल्चरल मैप वह नहीं है जिसको कंसीव हिंदुस्तान के संविधान बनाने वालों ने कंसीव किया था, सोचा था, कल्पना की थी। हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो सीरियल आ रहे हैं इनका एक्चुअल में कोई इंपैक्ट का, सांस्कृतिक इंपैक्ट का कोई मूल्यांकन तो किया जाए। खाली विज्ञापन की रेटिंग इतने से ही पॉपुलर कल्चर और पॉपुलर कल्चर के साथ जुड़ी हुई जो पॉपुलर पॉलिटिक्स, इस पॉपुलर पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा जो एरिया है जिसने कि नुकसान किया वो ये जो राष्ट्रीय मूल्य स्वाधीनता आंदोलन में विकसित हुए, रेवोल्यूशन ने जिन मूल्यों को विकसित किया, वे सारे के सारे मूल्य, चाहे वो प्रोफेशनल वैल्यूज हो, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो, चाहे वो सांस्कृतिक मूल्य हो, टेलीविजन ने उन सभी मूल्यों की समाप्ति कर दी। किस बात पर लोग गुस्सा हो रहे हैं अभी? इस बात पर लोग गुस्सा हो रहे हैं कि ये जो न्यूज चैनल हैं, ये न्यूज चैनल जो है वो अब एकदम सरकार के हो गए हैं, ये सुन नहीं रहे हमारी, ये एकदम भोंपू हो गए हैं। और जो एंकर है वो एकदम गुंडे की तरह व्यवहार करता है। ये जो आक्रामक एंकर है टेलीविजन में बैठा हुआ, न्यूज चैनल में बैठा हुआ, वो बिल्कुल एकदम लगता है कि कार सेवक हो। कहां से आया ये वहीं से आया, वो अमेरिका से। रूपक मड्रोक के फॉक्स चैनल में जितने भी एंकर थे उनको सिखाया जाता था कि जब एंकरिंग करो तो एकदम आक्रामक ढंग से करो। अर्णव गोस्वामी से लेके और दूसरे रंजना ओम कश्यप तक या अंजना ओम कश्यप तक जितने भी एंकर हैं जो एकदम अपने जामे के बाहर दिखाई देते हैं, क्रोध में ऐसे दिखाई देते हैं, ये कल्चर हिंदुस्तान की नहीं है, ये कल्चर फॉक्स चैनल की है। फॉक्स चैनल ने सारी दुनिया को यह सिखाया कि अगर एंकरिंग करनी है तो तुम आक्रामक ढंग से पेश आओ। उसका फॉर्मेट लिया, तो नया जो अब संकट है वो ये कि कल तक तो एंकर बेचारा सरल सीधा सौम्य था, अब वो एंकर भी नहीं रहा, अब वो भी आक्रामक हो गया। यानी हिंदू मन जो कल तक सड़कों पर था, अब वो हिंदू मन स्टूडियो में आ गया है, और वो स्टूडियो में ही नहीं, वो संचालक के सिर पर सवार हो चुका है हिंदू मन। जस्ट सोचिए आप थोड़ा सा, टेलीविजन साधारण मीडियम नहीं है, टेलीविजन एकदम आक्रामक दैत्य मीडियम है। अगर वह अपने आप उसे ठीक से समझे नहीं, उसके बारे में ठीक से समझाएं नहीं, शिक्षित न करें लोगों को, तो वह टेलीविजन समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक विभाजन और सांस्कृतिक विभाजन पैदा कर सकता है। ये भीड़ की कल्चर, भीड़ हल्ला करेगी, भीड़ हमला करेगी, भीड़ की बात मानो, नहीं मानोगे तो कहां जाओगे? रामायण संस्कृति के प्रसारण के साथ ये भीड़ आई थी, और आज ये भीड़ अब हर जलसे में है।
हर आयोजन में यह भीड़ है। मुझे याद, शहर का नाम याद नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक दिन रामायण, क्योंकि यहां बिजली कट हो रहा था, तो तय कर दिया गया रामायण का प्रसारण जिस समय होगा उस समय हर हालत में बिजली रहेगी, बिजली बंद नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने जाके बिजली घर फूंक दिया था, क्योंकि रामायण के प्रसारण के समय बिजली बंद हो गई थी। वो तो खाली बस शुरुआत थी, अभी तो वो भीड़ हमारे जेहन में उतर चुकी है, हम सबके जेहन में उतर चुकी है, हम सबकी आदत का हिस्सा बन चुकी है, हम सब उस भीड़ का अंग बना दिए गए हैं। टेलीविजन की कल्चर सामूहिकता के नाम पर भीड़ की संस्कृति पैदा करती है, उन्माद की संस्कृति पैदा करती है, और इसका क्लासिक केस है हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी चैनल। और ये खाली हिंदी भाषी क्षेत्र में ही नहीं हुआ, ये गलतफहमी न रखें हम लोग। टेलीविजन का जहां जहां कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया वहां वहां यह हुआ। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, 2006 में बंगाल में लेफ्ट फ्रंट बड़े पैमाने पर 2/3 बहुमत के करीब सारी सीटें जीत गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सबसे आक्रामक ढंग से टेलीविजन का पहली बार इस्तेमाल किया लेफ्ट फ्रंट ने। और जिस समय यह इस्तेमाल शुरू हुआ था, मैंने उस समय भी अखबारों में लिखा था कि यह प्राणघातक है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी सरकार आ गई और आप जीत गए, महत्वपूर्ण यह कि अब इसके बाद क्या होगा। वही बंगला चैनल जिन्होंने कि उन्माद पैदा कर करके बुद्धदेव भट्टाचार्य और लेफ्ट फ्रंट को जिताया था, वही बंगला चैनल 2 साल के बाद 2008-9 में उन्होंने जो आंधी पैदा की बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ, जिससे कि एकदम दैत्य की तरह ममता बनर्जी का उदय हुआ, और वो पूरा का पूरा नंदीग्राम और सिंगूर के नाम पर वो पूरे पूरे बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को एकदम धराशायी कर दिया उसने। टेलीविजन का एक्सपेंशन और टेलीविजन की शुरुआत, बंगला के चैनलों की शुरुआत, बंगला के चैनलों का सबसे एग्रेसिवली इस्तेमाल, और लेफ्ट फ्रंट की विजय और फिर लेफ्ट फ्रंट का सफाया, ये क्लासिक केस है। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी चैनलों के जरिए जो कल्चर पैदा की गई, जो संस्कृति पैदा की गई, उसके जरिए कांग्रेस का जो सफाया हुआ, इससे लेफ्ट फ्रंट ने कोई सबक नहीं सीखा था। तो जाहिर है परिणाम सामने थे। लेफ्ट फ्रंट बिल्कुल जमी दोस्त था। अब लेफ्ट फ्रंट का कहीं पता नहीं है, लेफ्ट फ्रंट के जो लोग थे अब कहां हैं। अब लेफ्ट फ्रंट के वोटर में, हर वोटर में एक हिंदू नजर आ रहा है और एक हिंदू पैदा हो रहा है। लेफ्ट फ्रंट के जो वोटर थे उसमें से 10-10, 12-12, 14-14% लोग वोट बीजेपी को दे रहे हैं। और जो कांग्रेस को वोट देते थे यूपी में, वे सारे लोग किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को वोट दे रहे हैं। टीवी से खेलोगे तो टीवी जो है वो एकदम बहुत ही खतरनाक मीडियम है। तुम टीवी का इस्तेमाल करोगे, टीवी पलट के तुम्हारा इस्तेमाल जब करेगा तो वो सफाया करके रख देगा। हिलेरी क्लिंटन से ज्यादा तो तुम ताकतवर नहीं हो। हिलेरी क्लिंटन ने, ओबामा ने सबसे ज्यादा 8 साल शासन किया और उसने सबसे ज्यादा टेलीविजन पर कवरेज पाया। कहां है आज? डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को जिताना मुश्किल पड़ गया उनको। टेलीविजन जिसे नायक बनाता है उसे खलनायक बनाता है, उसे जमीन में गाड़ के छोड़ता है। आप जान लीजिए, अभी जो लोग खुश हैं मोदी के नायक बनने पर, आप तय मानिए वो मोदी को खलनायक भी बना के छोड़ेगा। सिर्फ समय का इंतजार कीजिए। सीनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मीडिया के टॉप आइकॉन, रोनाल्ड रीगन टॉप आइकॉन, सब मिट्टी के ढेर में मिले पड़े हैं। टेलीविजन की एक खास विशेषता है, और आखिरी चीज, टेलीविजन की आइडियोलॉजिकल विशेषता यह है कि यह जो चीज क्रिएट करता है उसका विलोम साथ साथ क्रिएट करता है।
जो लोग सोचते हैं कि नहीं टेलीविजन के आने के बाद में और टेलीविजन के कवरेज के बाद में तो हम हमारे बल्ले ही बल्ले होंगे और हम लोगों के बिल्कुल एकदम सिर पर सवार रहेंगे, आप तय मानिए आप बिल्कुल जमीन में गाड़ दिए जाएंगे। आइडियोलॉजिकल विलोम के निर्माण में टेलीविजन की केंद्रीय की भूमिका रही है। वह जिनका निर्माण एक नायक के तौर पर करता है, उन्हीं को वह फिर खलनायक बनाता है और फिर एकदम जमींदोज कर देता है, गाड़ देता है नीचे, पता नहीं चलता आप कहां गए। जस्ट वेट कीजिए। टेलीविजन की कल्चर और उसके आइडियोलॉजिकल आयाम को अगर आपने हल्के से लिया तो आप तय मान लीजिए मौजूदा सरकार के पास 310, 12, 15 सीट हैं। 3/4 से करीब सीटें लेके आए थे राजीव गांधी और वही सांप्रदायिक एजेंडे पर सवार होकर आए थे, सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आए थे। कहां है कांग्रेस? मैं रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन को समझने के लिए जरूरी है कि टेलीविजन की शिक्षा दी जाए, हर एक को शिक्षा दी जाए, समझाया जाए इस मीडियम के बारे में। टेलीविजन के अंदर एक सांस्कृतिक वैविध्य पैदा किया जाए। अभी जो टेलीविजन का जो मॉडल, जिसने जो सांस्कृतिक भूगोल बनाया है, यह मॉडल एकसार संस्कृति वाला मॉडल है, जो बहुत खतरनाक मॉडल है। यह सांस्कृतिक वैविध्य, भाषाई वैविध्य को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और जब भाषाई और सांस्कृतिक वैविध्य को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब सामाजिक वैविध्य को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप सामाजिक जीवन में जो कम्युनिकेट करेंगे वह विभाजन ही होगा। वो सांस्कृतिक विभाजन होगा, वो सामाजिक विभाजन होगा। आप लाख सदिच्छा से आप बुनियाद दिखाएं, लेकिन उन लोगों को आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे जो हिंदू नहीं हैं। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, सोचिए कि आइडियोलॉजिकली टेलीविजन से कैसे लड़ें, कैसे निपटें, आइडियोलॉजिकली कैसे शिक्षा दें। टेलीविजन के और क्या पहलू हो सकते हैं सीरियल कल्चर से जुड़े हुए, इन पर बातचीत फिर हम लोग करेंगे बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।